यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में प्रमुख रूप से अपन नगरीय भूमि उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। नगर जो होता है या अर्बन जो सेंटर होता है, उस अर्बन सेंटर या अर्बन एरिया जो होता है, उसकी जो भूमि जो होती है, उस भूमि का किस प्रकार से उपयोग होता है। तो अपन ने पिछले वीडियो में काफ़ी जो अनेक अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से जो नगरीय भूमि उपयोग के बारे में जो बताया था, उसके बारे में अध्ययन किया था। लेकिन फिर भी यह जो टॉपिक है अपना पूर्ण नहीं हो पाया था। अतः आज जो है अपन जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो है नगरीय भूमि उपयोग में सामान्यतः जो है यानी विकसित क्षेत्र या रिक्त क्षेत्र, जो मुख्य रूप से इनका श्रेणी में जो विभक्त की गई है। ठीक है, तो इसमें भी वापस निजी विकसित क्षेत्र या फिर सार्वजनिक विकसित क्षेत्र, ये जो देखा था। उसके बाद में जो अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकार बताए थे। तो ये जो है ये कौन कौन से हैं, तो ये अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया। इसके बाद में जो है अपन ने जैसे ये जो है संक्षेप में जो ये प्रकारों के आधार पे जो नगरों में जो है निम्नलिखित मेखलाएँ पाई जाती है, जिसमें व्यापारिक, दूसरी आवासीय, तीसरी प्रशासनिक और चौथी है औद्योगिक, और पांचवी धार्मिक, और छठी शैक्षणिक, और सातवीं मनोरंजन, और आठवीं जो है सार्वजनिक, और नवीं चिकित्सकीय, और 10वीं जो है वो कृषि क्षेत्र इत्यादि। ये जो है इनका डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे इसमें। तो ये जो है पहला अपन ने देख ही लिया था पिछले वीडियो में, जैसे व्यापारिक क्षेत्र। और व्यापारिक क्षेत्रों को भी वापस अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार विभाजित किया था। तो इसमें जिसको अपन CBD के नाम से सामान्यतः जाना जाता है इसको, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी यह नगर का हृदय क्षेत्र भी होता है। और इसके बाद में जो है अपन ने अलग अलग विद्वानों ने इसको भी अलग अलग दृष्टिकोण से देखा था। तो इसमें जो है अपन ने जो है CBD के बारे में देखा। उसके बाद में जो है अपन इसको अलग से जो इसमें जो है अपन ने ये देख लिया था। और फिर भी अपन इसमें जो कुछ जो है पॉइंट अपने बच गए थे, तो इसको अपन आज मुख्य रूप से इसको देखेंगे। तो ये जो है केंद्रीय व्यापारिक जो क्षेत्र का जो सीमांकन है वो किस प्रकार से होता है, ये भी अपन ने इसमें देख लिया था। अब जो है दूसरा जो मुख्य रूप से जो है इसमें, जैसे ये अपन ने देख लिया था लास्ट में, कि ये जो केंद्रीय व्यापारिक जो क्षेत्र होता है, जिसमें नॉलेड और बोरिंग के अनुसार जो है CBD की जो बाह्य सीमा में जो है आर्थिक दिशा में होने वाले जो परिवर्तन के कारण, यानी परिवर्तन जो होता रहता है वो क्या होता है, और मर्फी तथा वांस ने भी आगमन और अपयान के इन क्षेत्रों को क्रमशः आत्मीकरण एवं परिव्यंजन आदि के रूप में इनका वर्गीकरण इन्होंने जो किया था। तो ये जो है अपन ने इसमें देखा। अब जो है अपन इसमें जो है तीसरा, इसमें जो क्षेत्र जो है दूसरा, मुख्य रूप से तीसरा नहीं, सॉरी, दूसरा। तो ये जो है इसमें अपन देखेंगे, जिसमें जो ये अपन ने देख लिया, यानी आवासीय क्षेत्र। आवासीय जो क्षेत्र हैं, आवासीय क्षेत्र को भी अपन ने इसमें थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन अपन ने किया था। तो इसमें जो है अपन यहाँ तक आ गए थे, यानी ये जो है आवासीय जो क्षेत्र हैं, आवासीय क्षेत्र में यानी जहाँ पे लोगों को सामान्यतः वो मकान या आवास होता है, जहाँ पे वो ज़्यादातर जो है अपना निवास करते हैं, और वो कार्य करने के लिए वो अन्य स्थानों पर यानी गमन करते हैं या फिर गति करते हैं। तो इसमें जो है आवासीय क्षेत्र को भी जो है मुख्य रूप से क्या है, दो पेटियों के रूप में विभक्त किया था। तो यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब जो है थोड़ा सा इसको जो है, जिसमें आंतरिक आवासीय पेटी और दूसरी जो है वो बाह्य आवासीय पेटी, यानी इसको जो आवासीय क्षेत्र को आंतरिक आवासीय पेटी और बाह्य आवासीय पेटी के रूप में, यानी और ब के रूप में इनका फिर पुनः वर्गीकरण इन्होंने किया है विद्वानों ने। यानी जो ये जो अपन देख रहे हैं दूसरा मुख्य जो बिंदु है आवासीय क्षेत्र के अंदर ही देख रहे हैं। ठीक है, अब जो है फिर तीसरा जो क्षेत्र जो है मुख्यतः, यानी आवासीय क्षेत्र को इन्होंने क्या है, दो और ब, यानी आंतरिक आवासीय क्षेत्र पेटी, और दूसरी जो है वो बाह्य आवासीय पेटी के नाम से इन्होंने अलग से इनका उप विभाजन विद्वानों ने किया है। तो अब जो है तीसरी जो मुख्य जो पेटी है या क्षेत्र है, जिसको अपन कहें तो इंडस्ट्रियल एरिया, यानी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो औद्योगिक भूमि का उपयोग नगर के प्रकारात्मक आकारिकी पर विशेष प्रभाव इसका पड़ता है, और सामान्यतः नगर का 5 से 6% क्षेत्र इसमें आता है। लेकिन कई औद्योगिक नगरों में यह मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है, यानी कोई जो नगर जो है वो औद्योगिकरण के कारण ही उस नगर का विकास होता है। तो वहाँ पे जो है सामान्यतः है जो नगरीय भूमि का जो है विकास वहाँ पे काफ़ी अधिक प्रतिशतता वहाँ पे पाई जाती है। नगरों में उद्योगों की स्थापना पर परिवहन मार्गों का
कच्चा माल एवं ऊर्जा संसाधनों की सुलभता, पूंजी, बाजार, श्रम आदि कारकों का जो है वो प्रभाव पड़ता है। ये अपन ने जो है ये आपको सभी को विदित होगा। यानी जो है ये जो है कोई भी जो उद्योग जो स्थापित होने के लिए जो आधारभूत जो कारक जो होते हैं उन कारकों में जैसे सबसे पहला जो होता है वो परिवहन मार्ग, दूसरा कच्चा मार्ग और ऊर्जा संसाधन, और इनके बिना और सामान्यतः पूंजी, बाजार एवं श्रम आदि इन कारकों के अभाव में उद्योगों की कल्पना भी सामान्यतः नहीं की जा सकती है। तो सामान्यतः वृहद उद्योग नगर की बाहरी सीमा पर तथा लघु उद्योग यानी बाहरी सीमा पर जो है वो वृहद उद्योगों का विकास होता है, और लघु उद्योगों का जो है आंतरिक भाग में भी ये स्थित पाए जाते हैं। इसी तरह भारी कच्चा माल उपयोग करने वाले उद्योग जिसमें सागरीय पत्तनों, रेलों, सड़कों और नाव्य नदियों एवं नहरों के समीप ये स्थित पाए जाते हैं, क्योंकि उनको क्या है भारी मात्रा में यानी भारी जो मात्रा में जो जिनका जो संसाधन जो होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः वो उद्योग करता है, तो ऐसे उद्योगों का जो विकास होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, सागरीय पत्तनों, रेलों और सड़कों और नाव्य नदियों और नहरों के समीप इनकी स्थिति सामान्यतः पाई जाती है। जिसमें मोटर निर्माण, तेल शोधनशालाओं आदि के लिए विस्तृत भूमि की भी आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनकी स्थापना नगर के बाह्य भाग में सामान्यतः की जाती है। इसी तरह विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भी आवासीय क्षेत्र से दूर रखा जाता है। इसके विपरीत खाद्य प्रसंस्करण, उपभोक्ता वस्तुओं निर्माण उद्योग आदि आवासीय क्षेत्र के समीप ये लगाए जा सकते हैं या लगाए जाते हैं। चौथा जो मुख्य जो क्षेत्र है वो है प्रशासनिक क्षेत्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है वो यानी नगर जो होता है वहाँ पे कोई न कोई प्रशासनिक इकाई अवश्य रूप से कार्य करती हैं, तो ये जो नगर की सामान्य विशेषताओं के अंदर है। तो प्रशासनिक जो क्षेत्र होता है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया वो कहाँ होता है, तो ये जो किस प्रकार से नगरीय भूमि उपयोग में आता है, तो नगर की शांति एवं सुरक्षा यानी सामान्यतः यहाँ पे क्या जनसंख्या ज़्यादा होती है और अन्य अनेक आर्थिक गतिविधियों का संचालन यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से क्या शांति, सुरक्षा और कुशल प्रशासन की व्यवस्था के लिए यानी प्रशासनिक क्षेत्र का विकास किया जाता है। तो नगर की शांति एवं सुरक्षा हेतु कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है, जिसके कार्यालय नगर के विभिन्न भागों में स्थित होते हैं। इसके साथ ही साथ नगर अपने प्रभाव क्षेत्र का प्रशासनिक केंद्र भी ये होता है, जिसे यह विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं ये प्रदान करता रहता है। और कुछ नगरों का अस्तित्व केंद्र प्रशासनिक कार्यों से भी ये जुड़ा रहता है, जैसे नई दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर आदि इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विश्व स्तर पर जैसे लंदन, टोक्यो, मॉस्को, पेरिस, वाशिंगटन, कैनबरा, ओटावा, इस्लामाबाद आदि राजधानी नगर प्रशासनिक कार्यों से संबंध रखते हैं। यानी सामान्यतः जो होता है वो प्रशासनिक जैसे जो किसी भी देश की राजधानी जो नगर होता है या फिर किसी नगर को जैसे वो छोटा भी है और उसको राजधानी नगर के रूप में मान्यता मिलती है, तो धीरे धीरे क्या है वो जो अन्य नगरों की तुलना में वहाँ पे जो है वो सामान्यतः ये देखने में आता है कि उस नगर का जो है काफ़ी तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है, जैसे भारत में देखें तो जैसे पहले कलकत्ता थी तो कलकत्ता का काफ़ी विकास हुआ, बाद में जैसे ही नई दिल्ली का जो इसको राजधानी के रूप में बनाया गया तो इसका तीव्र गति से विकास हुआ है। ठीक है, अब जो छठा जो क्षेत्र है वो पांचवा वो है शैक्षणिक क्षेत्र। यानी शैक्षणिक जो इकाइयाँ जो होती हैं यानी उनके उनके ऊपर भी यानी उस किसी नगर के विस्तार या फैलाव के वो देखा जा सकता है या फिर नगरीय भूमि उपयोग में के रूप में किस प्रकार से होता है, तो उस प्रकार से भी इसको अपन देखें। जैसे तो एजुकेशनल एरिया यानी प्रत्येक जो नगर होता है यानी ये जो होता है एजुकेशनल एरिया, ये सामान्यतः ऐसा नहीं है केवल नगरों में ही होता है, ये सामान्यतः गाँवों में भी हो सकता है, लेकिन गाँवों की तुलना में नगर में जो है शैक्षणिक जो क्षेत्र होता है उसका काफ़ी विकास होता है, क्योंकि यहाँ पे सामान्यतः जनसंख्या ज़्यादा होती है। प्रत्येक नगर में कई प्रकार की शिक्षा संस्थाएं होती हैं जिनका वितरण नगर के विभिन्न भागों में पाया जाता है। इसमें प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं, माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थाएं यानी कॉलेज स्तर की, और तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं आदि भी इसमें शामिल होती हैं। इनका जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे नगर के जो नगरीय भूमि उपयोग में इसका विकास देखने को मिलता है। और छठा जो क्षेत्र है वो है सांस्कृतिक क्षेत्र। अब सांस्कृतिक क्षेत्र यानी कल्चरल एरिया, सांस्कृतिक क्षेत्र में जिसमें जो नगर जो होता है उसमें अनेक धर्मों, अनेक जाति और संप्रदाय या पंथ के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, तो यानी अलग अलग सांस्कृतिक भूमि जो है जिसमें मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है आदि का जो यहाँ पे विकास हो जाता है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र जिसमें
धार्मिक, सामाजिक एवं मनोरंजन आदि की संस्थाएं शामिल हो की जाती हैं और भारत के कई नगरों में धार्मिक संस्थाओं का विशेष प्रभाव देखा जाता है। इसमें जैसे वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर, अयोध्या में जैसे रामलला का मंदिर और पुरी में जगन्नाथ मंदिर और तिरुपति में तिरुपति बालाजी मंदिर, इलाहाबाद में संगम क्षेत्र और अजमेर में दरगाह आदि का जो धार्मिक महत्व है वो काफ़ी है। तो यानी ये जो है विश्व स्तर पर भी जैसे मक्का, मदीना, जेरूसलम आदि नगरों का अस्तित्व भी धार्मिक कारणों से संबद्ध है। ठीक है। अब सातवां जो क्षेत्र जो है ये होता है अन्य सेवा क्षेत्र यानी अदर एरियाज। इसमें अस्पताल, रेलवे, रेलवे के बाद में रेलवे स्टेशन के बाद में बस स्टैंड, दूरदर्शन केंद्र, रेडियो स्टेशन, दूरभाष केंद्र, टेलीग्राफ कार्यालय, डाकघर, अग्निशमन केंद्र, जलापूर्ति केंद्र, विद्युत आपूर्ति केंद्र आदि शामिल होते हैं। जो अन्य जो कार्य जो होते हैं ये जो नगर में होते हैं, जो इनके जो भी है इनका भी जो नगरीय भूमि उपयोग में विशिष्ट स्थान है, जो अपनी कार्य विशिष्टताओं के आधार पर नगर के विभिन्न भागों में ये फैले हुए पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं। जो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जहाँ पे भूमि जो सामान्यतः आसानी से उपलब्ध होती है, तो इस प्रकार से सरकार जो है अपने अपने जो योजना अनुसार इनका विकास करती हैं। जैसे रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन प्राय नगर के मध्य भाग में ही स्थापित किए जाते हैं और नगर के विकास के साथ साथ भीड़ भाड़ के बढ़ने के कारण इनको बाह्य भाग में भी धीरे धीरे बाद में स्थानांतरित करने या नए स्टेशन द्वारा इन चार परिवहन के इन चर जो भी यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो चर परिवहन के बोझ को कम करने का प्रयत्न सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा किया जाता है। जैसे दूरदर्शन केंद्र, रेडियो स्टेशन, दूरभाष केंद्र आदि सुविधा अनुसार नगर के मध्य तथा बाह्य भाग में भी बनाए जा सकते हैं। अग्निशमन केंद्र नगर के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है या उपलब्ध होता है, जहाँ से नगर के समूचे क्षेत्र में आसानी से ये पहुँच सके या स्थित होता है, जिससे कि यानी ये सभी जो क्षेत्र होते हैं यानी नगर के आसपास के क्षेत्र वहाँ पे आसानी से इनकी सुलभ पहुँच हो। जबकि जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति केंद्र सामान्यतः नगर के बाह्य भाग में स्थित होते हैं और नगरीय नियोजन के तहत इनके उप केंद्रों को नगर के विभिन्न खंडों में विकेंद्रित करने का प्रयत्न किया जाता रहा है। अब आठवां जो मुख्य जो क्षेत्र है जो है नगरीय भूमि उपयोग का, वो है उपवन एवं खुले क्षेत्र यानी ओपन एरिया और गार्डन। यानी ये जो है आजकल जो है यानी शोरगुल एवं तनावपूर्ण जो यानी लोगों के जो जीवन यापन यानी जीवन निर्वाह के जो तरीके का कारण इनका विकास सामान्यतः प्रशासन द्वारा ये लागू किया गया है। यानी कोई भी जो कॉलोनी या नगर जो होता है वहाँ पे कॉलोनी का विकास किया जाता है तो गार्डन और उपवन के विशेष रूप से वहाँ पे ये स्थान होने चाहिए, ऐसा नियम बना रखा है। तो यानी इसका भी विकास सामान्यतः नगरीय भूमि उपयोग में देखने को मिलता है। तो नगर में उपवन, पार्क, खुले क्षेत्रों का विशेष महत्व होता है जो नगरीय प्रदूषण की रोकथाम में मदद करते हैं। इनसे नगरवासियों का शुद्ध वायु और खुली धूप प्राप्त होती हैं जो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और अमेरिकी नगरों में ऐसे क्षेत्रों के विन्यास पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो है आज अपन ने देखा है नगरीय भूमि उपयोग जो है किस किस प्रकार से यहाँ पर कैसा होता है और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो ये अपन ने मुख्य रूप से देखा है। तो ये जो है आपको अच्छे से जो है इसको PDF तो आपको पहले भेज दिया गया है और इसको आप अच्छे से समझ ले और नोटबुक जो है अपनी नोटबुक में इन नोट्स को जरूर उतारें ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है नगरीय भूमि के उपयोग के संदर्भ में जो है विशेष रूप से प्रश्न ये इसके संदर्भ में आता रहता है। छोटे प्रश्न में भी जैसे CBD पूछ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।